नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। पिछले 40 दिन से देश में लॉकडाउन, धंधे बंद, लोग अपने अपने घरों में बंद, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन आज लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ शराब की दुकानों को खोले जाने के एक फैसले ने 40 दिन से घर बैठे लोगों को चिंता में डाल दिया है कि कहीं शराब के चक्कर में उनकी 40 दिन की मेहनत पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में ही कई जगह पर आज हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ जगह तो शराब की दुकानें खोलने के थोड़ी ही देर बाद बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई लिहाजदारी रखी गई और ना ही हालात देखकर लग रहा था कि दिल्ली के सारे जिले रेड जोन में आते हैं और यहां लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में बंद रहने की जरूरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। पर सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा नहीं था, देश के अलग अलग राज्यों में तमाम शहरों की हालत ऐसी ही थी। शराब खरीदने के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें 40 दिन से घर में बैठे लोगों को जैसे मुंह चिढ़ा रही थी कि अब रोक के दिखाओ कोरोना को। कुछ जगह दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोल घेरे बनाए जरूर गए थे, लेकिन 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी अगर लाइनें लगी हो तो गोल घेरे भी कितनी दूर तक बन पाएंगे। पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ गई। ऐसे हालात भी कई जगह हो गए थे। अब सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन जारी है तो शराब की दुकानें खोलने की ऐसी क्या मजबूरी सरकारों के सामने खड़ी हुई? क्या सिर्फ शराब बेचकर ही देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा रखा जा सकता है? पिएगा इंडिया तभी जिएगा इंडिया। जाम है तो ही जहान है। आज का दंगल इसी सवाल पर होगा। बंद करवा दिया गया है। आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाए। सुन रहा भाई, अपने अपने घरों को लौट जाइए। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है तो पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की सारी तपस्या पर कुछ यूं पानी फिरता नजर आया। इस वक्त हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक शराब की दुकान के बाहर के हम आपको हालात दिखाते हैं। ये आप लाइन देखिए, ये दुकान जहां पर है वहां से ये दूरी तकरीबन 300 मीटर के आसपास है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। आगे आप जो देख रहे हैं जहां पर आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है, वहां से राइट लेकर के दूर दुकान है और यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और आप देखिए ये लाइन कहाँ तक है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी तरफ नहीं, ये लाइन सड़क के दूसरी तरफ भी लगी हुई है। देखिए जो मेन रोड है, ये करोल बाग की मेन रोड है, इसके दूसरी तरफ आप रोड पे आप देखिए, उधर भी आपको पुलिस लाइन मैनेज करते हुए नजर आएगी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, मास्क पहन के लोग आए। 40 दिनों बाद शराब की बिक्री पर दुकानों पर लंबी लंबी कतारें दिखी और हद तो तब हो गई जब कई जगहों पर भीड़ ऐसे बेकाबू हुई कि लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई। इस जगह पर अभी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन पुलिस पहुंची और पुलिस ने यहाँ पे साफ अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था ढंग से, इसलिए दुकान बंद करा दी गई है और सभी लोग वापस लौटे। आप देखिए इलाके के एसएचओ मौके पे मौजूद हैं, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है और सभी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली में करीब 150 दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते पूर्वी रेंज की सारी शराब की दुकानों के शटर गिरने लगे। दिल्ली में शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करा दिया है। मैं इस वक्त झील चौक के इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह जो ये शराब की दुकान खुली थी उसको अब यहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है, क्योंकि यहां किसी भी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लग गए थे और लगने के बाद एक ही जगह खड़े होकर के पूरी तरीके से यहां पर शराब खरीद रहे थे। शराब पाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की रिपोर्ट्स देश के कई हिस्सों से आई हैं। जबकि गृह मंत्रालय के आदेश में साफ कहा गया है कि शराब की दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। कम से कम 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है और सार्वजनिक स्थल पर इसका सेवन नहीं हो सकता। ऑनेस्टली तो
जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ़ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। सवाल ये कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ाने वाली हर स्थिति को भी टाला गया है, तो फिर क्या शराब बिक्री की इजाजत देने में जल्दबाजी दिखाई गई? शराब बिक्री खोलने के फैसले पर व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी विरोध किया है, लेकिन खाली खजाने से परेशान राज्यों की आम तौर पर इस पर सहमति है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज्यादा है इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है। और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। 6,200 करोड़ अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है। राज्यों की कमाई का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। पिछले वित्त वर्ष में शराब की बिक्री वाले राज्यों में कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शराब बिक्री से हासिल की गई थी। हरियाणा में शराब पर 2 से 20 रुपए तक का कोविड-19 सेस तक लगाया गया है, जिसके विरोध में वहां सोमवार को दुकानें नहीं खुली। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर, हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ दिनेश वार्ष्णेय होंगे, वो सीपीआई के नेता हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आशुतोष हमारे साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी में पहले रह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com इस समय चलाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी जी, पिएगा इंडिया क्या तभी जिएगा इंडिया, नहीं तो मर जाएगा। देखिए, ये बात तो आप जो विषय रख रहे हैं इसकी चर्चा पिछले 1.5 महीने से चल रही थी कि राज्यों में अनुमति प्राप्त हो सके ना हो सके। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों का दबाव था उसके तहत ये निर्णय दिया गया है। लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां ये निर्णय लागू होता ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने निषेध लगाया, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो। अब तमिलनाडु की सरकार कहती है हमारा 29,000 करोड़ का नुकसान है, हरियाणा कहती है 19,000, महाराष्ट्र कहती है 18,000, कर्नाटक कहती है 15,000, उत्तर प्रदेश 7,000 और अभी अमरिंदर सिंह को आपने सुनाया, अमरिंदर सिंह साहब ने कहा 6,200। और वो या तो अब उन्होंने तो मांग कर दी कि अगर आप नहीं चलाने देते हैं तो हमें इस व्यापार की अनुमति दीजिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि जिन लोगों को आदत है और इस चीज़ में लगे हैं, स्मगलिंग भी शुरू हो गया और अवैध व्यापार भी शुरू हो गया। और कई जगह से ये भी रिपोर्ट्स आने लगे थे कि शराब के अभाव में लोग केमिकल्स बना करके उसके कारण उनकी मौत हो रही थी। तो ये बड़ा कठिन है। और ये सच्चाई है कि शराबें बिकती हैं, राज्य सरकारें उससे राजस्व वसूली करती हैं। अब ये तय करना है कि सही है ये गलत है, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँगा, क्योंकि जब राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, राज्य सरकार फ्री है अगर वो अपने यहाँ प्रतिबंध करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है तो राज्य सरकार अगर नहीं चाहती है कि ये लागू हो तो उन पर कोई रोक नहीं है। जैसे बिहार और गुजरात में शराब पर बंदी है और शराब पर रोक है, तो जो राज्य सरकारें नहीं बेचना चाहती है उसे नहीं बेचना देना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं कही जाए। रूडी जी, आपने तो सीधे पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि राज्यों ने दबाव बनाया था। राज्य तो 1 महीने से दबाव बना रहे हैं इस बात पर भी कि जीएसटी का पैसा रिलीज कर दीजिए। कर देते तो शायद वो शराब बेचने के लिए दुकानें नहीं खोलते। फिर अगर आप सारे दबाव मानते हैं उनके, तो नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक सिर्फ जीएसटी का ही नहीं है। और कोरोना ने, भारत की सरकार ने निमंत्रण देके भारत में नहीं बुलाया था, या विश्व में कोरोना का जो संक्रामक फैला ये किसी दुनिया के लोगों ने नहीं बुलाया था कि। और आज अगर दिल्ली की सरकार का जो रेवेन्यू था लगभग 3,000 करोड़ का महीने में घट के 300 करोड़ हो गया, तो कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार नोट छाप करके तो पहुंचाएगी नहीं।
तो आपका यह कहना है कि केंद्र सरकार की ही गलती है कि भारत में कोरोना आया, और केंद्र सरकार की ही गलती है कि भारत में कोरोना के कारण रेवेन्यू कम हुआ, और केंद्र सरकार की ही गलती है कि अगर राज्य सरकार अगर अपना दुकानें खोलना चाहते हैं तो उस पर अगर रोक लगा रखा था तो वो गलत था, और अगर राज्य सरकार अगर चाहती हैं बंद करना तो वो भी केंद्र सरकार ने रोक रखा है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई बात तर्क से करें, देश की परिस्थितियों के समक्ष ये सब निर्णय लिए गए हैं, और केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई राज्य सरकार अलग नहीं होती है। जब इस देश में देश की सरकार और केंद्र सरकार तर्क की बात भी कर रहे हैं कि तर्क से की जाए, आने वाले दिनों में तो तर्क का बहुत सहारा भी लेना चाहते हैं कि कोरोना को कोई केंद्र की सरकार ने थोड़ी बुलाया था। बिल्कुल किसी ने नहीं कहा सर कि कोरोना को केंद्र की सरकार ने बुलाया था, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि राज्यों ने दबाव बनाया इसलिए हमने खोलने दे दिया, तो सर कौन मानेगा उस बात को? अभी बाकी राज्यों के लोगों से पूछूंगा आपके सामने, तो वो कहेंगे कि एमएचए ने कहा खोल दो इसलिए हमने खोल दी। आप सुन लीजिए, सुन, वो कहेंगे आपने खोलने को कहा, हमने खोल दी। रोक लो साहब, अगर आपको अनुमति चाहिए, कुछ राज्य जिसको नहीं आप सुने, आप जो तर्क कर रहे हैं उसमें कोई बुनियाद ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको कुछ बोलना है तो आप बोलेंगे। सर ऐसा नहीं है, 40 दिन से जो आदमी अपने घर बैठा है ताला लगाकर बीवी बच्चों को कि बाहर निकलने से कोरोना हो जाएगा, उसको मुंह चिढ़ा रहे हैं सर ये लोग लाइन में लगे हुए, जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है ना किसी और बात की लिहाजदारी है। उसको लग रहा है फिर हम ही क्यों बंद बैठे, खोल दीजिए फिर सारी दुकानें। वो तो मेंटेन करना है। देखिए सारे व्यवस्था पर, सारे व्यापार पर चोट पड़ रही है। तो आपकी चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है या अल्कोहल? देखिए मैं ना उसके पक्ष में और विपक्ष में। मेरी पहली चिंता राजीव जी सोशल डिस्टेंसिंग है। चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मेरी पहली चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है। आपके सवाल ही अपने आप कॉम्प्लिकेटेड है। सोशल डिस्टेंस, आपका सवाल है कि लिकर बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। सर मेरा सवाल है लॉकडाउन में स्पेशली लिकर बिकने के लिए दुकानें खोलनी चाहिए कि नहीं? नहीं साहब, आप समझ ही नहीं पाए उस बात को। फिर बस ठीक है, अगर बहुत सारे नहीं, मुझे तो आपकी बात का पूरा समझ में आ गया, इसीलिए तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। आपका चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है कि आपका चिंता लिकर है, ये मुझे पहले बताइए। सर मेरी चिंता लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना है लिकर की दुकान खोलने से। फिर बता रहा हूं आपको, और मुझे नहीं लगता आपके अलावा किसी और को मेरी बात में कोई एम्बिग्यूटी लगी हो तो उसको नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूं, अगर गलत है तो बंद कर दे राज्य सरकार के पास अधिकार है। तो ये भी समझ में आपको आ ही गया होगा कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि हम इसको नहीं बेचेंगे। अब बताइए आगे। सर पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि केंद्र की सरकार सारे राज्यों को एक साथ लेकर चले। आप सीधे बताइए ना। पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार बहुत सारे निर्णय एक गाइडलाइन बनाए जिसको बाकी राज्य फॉलो करें। आज आप कह रहे हैं कि राज्यों की मर्जी है, कर ले अपने हिसाब से। निर्णय लिए थे केंद्र सरकार ने। अब आज आपकी चिंता क्या है? केंद्र सरकार ने एक नहीं, केंद्र सरकार ने सैकड़ों निर्णय लिए थे। अब वो एक एक निर्णय, क्या आप चाहते हैं कि आजीवन काल के लिए, क्या आप हमारे माननीय एंकर रोहित जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये निर्णय सुनाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में लिकर बैन हो जाए? तो आप अनाउंस क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे बोलिए कि ये होना चाहिए, आप दूसरी जगह ले आपका मन है। आपने पहली लाइन से कहा कि तर्क पर बहस आप बोलते, लेकिन आप खुद तर्क का लेना चाहते हैं। तो तर्क, ये बहस है ही नहीं कि शराब पर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका अलग समय है। बहस यह है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलकर क्या हम अपनी 40 दिन की मेहनत पर पानी तो नहीं फेर रहे? बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? नहीं, आप ये तय करेंगे तो आप कहिए, अगर आपको लगता है फेर रहे हैं या नहीं फेर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। आपको तस्वीरें देख के नहीं लगता सर? इस बात को अपना ओपिनियन बताइए ना। गाड़ियां भी चलेंगी, बसेस भी चलेंगे, ट्रेन भी चलेंगे, ट्रेन में ही फैलेगा, हवाई जहाज भी चलेगी, हवाई जहाज उड़ाने से ही फैलेगा। ये सब में संकट है भाई साहब। तो सब आपके निर्णय पर, इस आधार पर, क्योंकि आपको अगर अच्छा ना लगे तो उसमें जो चीज नियंत्रण के लिए कहा सर, हम तो नहीं चढ़े ट्रेन में, बस में, प्लेन में। 40 दिन से आपने कहा कि बंद है सब कुछ, नहीं चल रहा है कि हम नहीं चढ़े कहीं पर भी ना। तो हर आपने कहा लॉकडाउन है, सब घर में रहे। आप सभी आने वाले दिनों में हर जगह ये संकट होना है। पार्क में होना है, शादियों में होना है, हर जगह होना है। ये तो लोगों को तय करना दीजिए ना सर। फिर लॉकडाउन 3 की जरूरत क्यों पड़ गई? कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखे? खोल दीजिए सब कुछ, जब सब होना ही है तो। आपने लगता है गाइडलाइंस पढ़ा नहीं है सर? मैंने पढ़ा तो, और पढ़ने के बाद ही मेरे मन में ये सवाल आया जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। पड़ेगा नहीं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड है। अब तो खोलना ही पड़ेगा। भारत को कब तक बंद कर रखिएगा? और इसीलिए आपसी राय विमर्श के आधार पर तो शराब की दुकान से मुहूर्त किया है आपने। थोड़े थोड़े करके खोल रही है। गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे। आप जो कह रहे हैं ना साहब, थोड़ा सा आप एक दिशा तो पकड़िए कि सही क्या आप चाहते क्या है। आप चाहते भारत में लिकर बंद हो जाए? आप कहिए कि ये डिबेट आज मेरा है कि भारत में लिकर
बिके या ना बिके आप इस पर बहस कुल कराइए। मिला के मैं उस भी चीज को कहूंगा आपकी डेविएट बात सही है करना कि ना चाहते बिके, हैं, लेकिन जो कि अगर आज का राज्य विषय नहीं है सरकारों सर। ने मिलकर मेरा विषय बड़ा आप कुछ सिंपल का सीधा सा है, डिबेट आपको कहाँ फिर कर रहा हूं? शुद्ध हिंदी में बता देता आपका हूं। सवाल क्या है? अब मुझे हैरानी आपका है सवाल क्या है कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी मैं ऐसी शुद्ध हिंदी बातें कर में रहा है आपसे बैठ के आज। पूछता हूं कि आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल भारत- बड़ा सीधा है, क्या लॉकडाउन में भैया, हम आप ही शराब ना कह की रहे हैं, दुकानों एक पर तरफ कह रहे हैं सोशल कि केंद्र डिस्टेंसिंग की सरकार ने खोल धज्जियां दिया। उड़ाकर अपनी किए किराए पर पानी तो नहीं फेर रहे बनाए जो रखे, 40 दिन में बनाए कमाया? रखे, ये किसकी जिम्मेवारी है? और आने वाले दिनों में जो ट्रेन चलेगा उससे भी लोग स्टेशन पर जमा होंगे, वो भी तो पानी नहीं फेर रहे हैं। और भी जो सैकड़ों निर्णय लेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, वहां भी लोग आएंगे, सब्जी के दुकान, उसको भी मंडियों लॉकडाउन में फ्री में लोग क्यों सब्जी डालना खरीदने था, जाएंगे, खोल देना था। कपड़े की दुकान लोगों में को जाएंगे, कहना था जो कि भाई मंडियां गाइडलाइंस दे दी हैं, पढ़ लो आप तो कुछ और भी चलो कह रहे अपने हैं। काम पे जीवन नहीं, चलाओ आपका वापस। आज तर्क बिगड़ गया। आज आपका मेरा तर्क नहीं रोहित बिगड़ा जी, सर। आपका आज तर्क बिगड़ मेरा गया, तर्क नहीं क्योंकि बिगड़ा आप सर। क्या मैं कुतर्क कराना के आगे चाहते हार थे? जाता हूं, आपका नतमस्तक हो तर्क जाता बिगड़ गया हूं। आज, क्योंकि शुरू से ही आपने जो शुरू किया वो मैं गलत कुतर्क के किया। आगे नतमस्तक हो जाता हूं कई सर, क्योंकि मैं बार जानता हूं उसके एंकर्स आगे भी अपनी बहस का कोई कहानी लाभ नहीं है। बनाने में कुतर्क पर चले जाते हैं, इसलिए बिगड़ जाते हैं। अब नहीं, आप नहीं, ही सर, बोल लीजिए, अब मैंने सुना दिया जो सुनाना नहीं था, सर, बिल्कुल क्योंकि मैं बाकी कुतर्क लोगों की के पास भी राजनीति जाऊंगा पर आप और एंकरिंग शुरू आपको करेंगे, रखूंगा तो आप अगले फंस 40 मिनट जाएंगे। तक अपने साथ इस कार्यक्रम में, और बीच में कुतर्क वापस की- आऊंगा आपके कुतर्क पास। पर अगर आशुतोष आप जी अपना बहस नहीं, शुरू सर, करेंगे सर, तो आप भी फंस जाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल मैं यहाँ फंसाने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं ना, बैठता आशुतोष जी तो पुराने हूँ। कुल मित्र मिला हैं, के आप ही यहाँ बताइए बहस हो शुरू रही क्या है करना इस विषय पर कि भाई अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है। आशुतोष जी, शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें, शराब की दुकानों पर धक्का मुक्की, शराब की दुकानों पर लाठीचार्ज करने की नौबत, तो 40 दिन से जो घर में बैठे हैं वो क्या महसूस करेंगे कि हम बेवकूफ हैं? देखिए रोहित, मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के साथ किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, और लॉकडाउन इतनी जल्दी खोलने का फैसला ये भारत जैसे देश में बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भारत देश पे गर्व है, और मैं इसी पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, यहां पे जो गवर्नेंस है वो सारी सरकारें, केंद्र सरकार अपनी गवर्नेंस की जिम्मेदारी नहीं। अगर आपने या दिल्ली की सरकार ने फैसला किया कि हमें लीकर की दुकान खोलनी है, तो ये इंश्योर कौन करेगा कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए? ये कौन करेगा? क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे या नरेंद्र मोदी जी करेंगे या अमित शाह जी करेंगे? कौन करेगा? आप उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हो। राजीव प्रताप रूडी जी जिस एरोगेंस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कल तो रेलवे खोलेगा, परसों तो वो खोलेगा और ये तो फैसला हम करेंगे। अरे आपको लोगों ने चुना, इसलिए चुना है कि आप इंश्योर करिए कि लोगों की सेफ्टी, लोगों की जान के साथ किसी तरीके से खिलवाड़ ना हो। अगर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते तो आप कृपया करके लॉकडाउन ना खोलें, आप इंतजाम करिए। आपने कहा, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम खोल देंगे, तो भाई वहां पे जो शराब जहां बिक रही है उस दुकान पे जाके उसको कौन इंश्योर करेगा? मैं देख रहा हूं कि लोग 10 ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसका कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं, और अगर आप जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं तो फिर आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात, जो कुछ लोग इस सवाल को बड़ा मॉरल सवाल कर रहे हैं, मेरे लिए लीकर कोई मॉरल सवाल नहीं है, एथिकल सवाल नहीं है। अगर राजीव जी चाहेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा कि जब वैदिक काल था उस वक्त सोमरस हुआ करता था, तो हमारे हिंदू और भारतीय सभ्यता के अंदर शराब का बिकना और शराब का पीना कभी अनैतिक कार्य नहीं माना जाता था। शराब पी के आप जिस तरीके से नाली में लौटते हैं या मारपीट करते हैं वो जरूर हमारे पुराणों में देवता लोग ये नैतिकता की बहस है ही नहीं सर, ये अर्थव्यवस्था की बहस है। मेरा सवाल यह है कि क्या शराब से ही जीडीपी खड़ी होनी है वापस? और दूसरा ये, अगर होनी भी है तो फिर लॉकडाउन किस लिए सर? फिर सबके लिए खोल दीजिए ना, फिर ट्रेन भी चलाइए, बस भी चलाइए, जनरल स्टोर वाले को दुकान खोलने दीजिए, मॉल को मॉल खोलने दीजिए, थिएटर वाले को थिएटर चलाने दीजिए, और लोगों को बोलिए हमने गाइडलाइन लिख दी है, उसका पालन करिए। और कराने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लें, कराने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार लें, कराने की जिम्मेदारी अमरिंदर सिंह लें, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं। नहीं, बिल्कुल मैं रोहित, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैंने कहा कि मेरी लाइन बहुत स्पष्ट है, मैं लॉकडाउन खोले जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मेरा मानना यह है जब तक कि केंद्र की सरकार, राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को 100% इंप्लीमेंट कराने की स्थिति में नहीं है, तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है ये वो कोई फ्लू नहीं है, ये वायरस हुआ जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो। जब तक कोई इलाज नहीं हो जाता तब तक इसका खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए अगर आप खोलने का फैसला कर रहे हैं तो मुझे इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आप खोलिए, लेकिन ये इंश्योर कराइए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अन्यथा आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राघव चड्ढा, आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं करा रहे? आप कह देंगे हमारी तो पुलिस ही नहीं है। जब आपके पास पुलिस नहीं है, आप ये इंश्योर नहीं कर सकते, तो आपने शराब की दुकानें खोलने का फैसला कैसे कर लिया? जी अच्छा, 2-3 चीजें रोहित जी आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि केंद्र की सरकार ने पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, सोच विचार करने के बाद, अपने विवेक से एक फैसला लिया
कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति और उसके साथ साथ सॉरी सर, नेबरहुड की दुकानें, किराने मैं की रोकना दुकानें नहीं और चाहता, अन्य पहला दुकानें कमेंट खोलने पूरा का करने देता हूं हमेशा, लेकिन पहले में ही सर झोल हो गया ना। रूडी जी को सुना नहीं आपने, उन्होंने कहा राज्यों का दबाव था इसलिए हमने खोला। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे कि साहब हमको शराब की दुकानें खोलने दीजिए, इसीलिए इन्होंने खोलने दिया। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं थोड़ा फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं आपके इस माध्यम से जनता तक भी ये फैक्ट जाएं कि केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर कर कहा कि ये चीजें आप कर सकते हैं और ये चीजें आप अगले 2 हफ्ते नहीं कर सकते हैं। जो चीजें की जा सकती हैं राज्य सरकार द्वारा, जिसकी जिन जिन दुकानों को खोलने के निर्देश हैं, उन निर्देशों में केंद्र सरकार ने बड़ी क्लियरली इस बात को लिखा और विचार विमर्श करने के बाद, मुझे लगता है पूरा अपना विवेक लगाने के बाद, कि शराब की दुकानें और अन्य दुकानें, नेबरहुड शॉप्स, स्टैंड अलोन शॉप्स को खोलने की अनुमति दी जाएगी और तमाम राज्य सरकारें इसको खोलें। केंद्र सरकार ने भी कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। दूसरी चीज पे आते हैं, जब भी कोई दुकान खुले, आज दिल्ली के अंदर कपड़ा बेचने की दुकान भी खुली है, आज दिल्ली के अंदर किताबें बेचने की दुकान भी खुली है, यदि किसी भी राशन की दुकान भी खुली है, किसी भी दुकान के बाहर इस प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए। और 2 गज की दूरी का जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रोटोकॉल हमारे देश में बन रहा है, उसकी धज्जियां कतई नहीं उड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा दिल्ली पुलिस की, हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की है, जो केंद्र के अधीन आती है, लेकिन हम सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और हमें ये सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की गलती ना हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये किसी भी चीज का हल नहीं है। कल को राशन की दुकान पर मान लीजिए भीड़ लग जाए तो आप कहें राशन की दुकान भी बंद हो जाएंगी दिल्ली के अंदर सारी, कपड़े की दुकान पर लग जाए तो कपड़े की दुकान भी बंद हो जाएगी। और एक जो बारी बारी लॉजिक दिया जा रहा है, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य चैनलों पर भी ये लॉजिक दिया जा रहा है। मैं अभी एक किसी अन्य हिंदी चैनल की बहस से आ रहा हूं जहां कहा गया कि आप लोग लालची हो गए हैं, आप राजस्व के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश के जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों में एकमात्र राज्य ऐसा है जिसका नाम है दिल्ली, जिसे केंद्र साल में एक फूटी कौड़ी नहीं देता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में। हम अपना राजस्व खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं और दिल्ली में विकास कार्य करते हैं। आज डॉक्टरों की सैलरी देनी हो, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को पैसा देना हो, पीपीई किट खरीदनी हो, पीसीआर और रैपिड टेस्टिंग करनी हो, तमाम डॉक्टरों का वेतन देना हो, वेंटिलेटर खरीदना हो, आईसीयू की व्यवस्था करनी हो, इन सब में पैसा लगता है। तब तो चड्ढा जी, जो लोग ये व्हाट्सएप पे चुटकुला आपको भी भेज रहे होंगे कि आज सुबह जो आदमी शराब बेचने निकले उस पर फूल बरसाओ, शराब खरीदने निकले उस पर फूल बरसाओ, क्योंकि वो इकोनॉमी वॉरियर है। आपके हिसाब से तो दिल्ली के डॉक्टरों की, सारे लोगों की सैलरी वो शराब खरीदने वाले दे रहा है। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर राज्य में राशन नहीं बिकेगा, ब्रेड नहीं बिकेगी, कपड़ा नहीं बिकेगा, किताबें नहीं बिकेंगी, तो जीएसटी कहां से आएगा? ये सर तो खोल दीजिए ना मॉल भी, सिनेमा घर भी, क्यों वेट कर रहे हैं? लेकिन आपको क्यों तीसरा लॉकडाउन हुआ फिर? हाँ, मैं आपको बता देता हूं, यदि आज इस प्रकार के हालात बनते हैं तो मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि उन्होंने अपने विचार विमर्श करने के बाद अपने विवेक से जो फैसला लिया है उस फैसले पर गौर फरमाएं। उन्होंने कहा तमाम राज्यों को खोलने के लिए, तमाम राज्यों ने खोल दिया। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दिल्ली, रोहित जी, एक ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार के 4 मई से लागू होने वाले जो गाइडलाइंस थी उनको शब्द ब शब्द लागू किया है। हमने ना एक शब्द बढ़ाया ना 2 शब्द कम किए। जो केंद्र सरकार ने कहा हमने उसे बखूबी दिल्ली में लागू किया। केंद्र सरकार की तरफ से जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जो राज्यों ने कहा हमने वो कर दिया, आप कहें जो केंद्र ने कहा हमने वो कर दिया। और थोड़े दिन के बाद अजय आलोक यहीं पर 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बोले कि सिंगल सोर्स इवेंट अब बदल गया है जी, जो शराब की लाइनें लगती थी अब वो नया सिंगल सोर्स इवेंट हो गई हैं। एक आदमी जो शराब खरीदने गया था उसकी वजह से 5 लोग बीमार पड़ गए, फिर एक आदमी जो शराब खरीदने गया था उसकी वजह से 7 लोग बीमार पड़ गए। अजय आलोक। रोहित, सबसे पहले मैं बिहार के संदर्भ में कह दूं कि ना तो हम 3 में हैं ना 13 में हैं, क्योंकि शराब हमारे यहाँ प्रतिबंधित है गुजरात की तरह, गुजरात से ज्यादा कड़ी रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन एक सच्चाई है जो मानी है, 3rd लॉकडाउन हुआ, कुछ ढीलों के साथ 3rd लॉकडाउन शुरू किया गया और उसमें बहुत सारी पाबंदियों में छूट दी गई। जो हमने शराब की दुकानों पे आज देखा है देश के हर हिस्से में, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप याद कीजिए 24 मार्च के रात को 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, तो किरानों की दुकान पे किस तरह से मारामारी मची थी।
याद होगा आपको वो दृश्य। उस वक्त भी हम लोग ये कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से लोग भीड़ जुटाएंगे तो बीमारी और फैलेगी। अगले दिन भी यही हाल रहा, जबकि सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन तब भी लोगों में एक आपाधापी रश रहता है। ये ह्यूमन साइक है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और सच्चाई यही है कि आपको कोरोना के साथ अब रहना पड़ेगा। ये 14 दिन के लॉकडाउन या 20 दिन के लॉकडाउन या 25 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना खत्म नहीं होने जा रहा है। केसेस आते रहेंगे, आपको लड़ते रहना है और आपको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इससे केसेस बढ़ने की, संक्रमण बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो फाइनली यही है कि अब आने वाले 14 दिन के बाद देश को खोलना पड़ेगा। जितना कंटेनमेंट हम कर सकते थे हमने किया। लड़ने की दवा अलग अलग तरीके की हमने विकसित की है, वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि कोरोना को हम हराएंगे। सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग जब तक जनता खुद से नहीं करेगी, कोई सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। शराब इतने लोग पीने वाले हैं और अचानक दुकान खुली, लोग को लगता है कि पता नहीं तीसरे के बाद चौथा लॉकडाउन हो जाए, पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एक साथ लोग दौड़ गए। कौन सी पुलिस वाला कंट्रोल कर लेगा 2 किलोमीटर लंबी लाइन को? आप क्या चाहते हैं सारे पुलिस वाले अब इसमें लग जाएं? तो ये प्रैक्टिकल इशू नहीं है। प्रैक्टिकल इशू ये है कि अगर खुल गया है तो ये तैयारी आप रखिए कि होगा। कल को आप सिनेमा हॉल खोलेंगे, मॉल खोलेंगे, ट्रेन खोलेंगे, प्लेन खोलेंगे, हर जगह होगा। तो फिर क्या हर एक को आप सोशल चेन तो नहीं बना सकते? सच्चाई यही है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ रहना है। सर, लेकिन अब मसला ये है कि लॉकडाउन तो इसी सारी परिस्थिति से बचने के लिए, इसी संकट को कम करने के लिए किया गया था। तो दिनेश वार्ष्णेय जी, या तो लॉकडाउन आई वॉश था या फिर अब जो हो रहा है वो आई वॉश है और केवल टाइम बाय किया जा रहा था। देखिए सरदाना साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं। पहली बात तो हम सबको ये मान लेना चाहिए कि शराब कोई अमृत नहीं है, कोई एसेंशियल कमोडिटी नहीं थी कि जो इतनी जल्दी थी। और मान लीजिए आपने रेवेन्यू शॉर्टेज के लिए उसको खोला भी है, तो आपको ये पहले इंतज़ाम करने चाहिए थे कि ये बहुत दिनों बाद दारू की दुकानें खुलेंगी, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ेंगी। इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे सप्लाई और चेन को बना के किस तरह से लोगों को दिया जाए। इसमें इस बात को तो मानना पड़ेगा राज्यों की कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ना तो जीएसटी का शेयर दिया, ना रेवेन्यू लॉस दिया, ना पीएम केयर फंड से दिया। तो राज्यों की अपनी मजबूरियां हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की भी मजबूरी है। परंतु ये दिल्ली सरकार ये नहीं कह सकती कि साहब हमको ये नहीं पता था कि दारू की दुकानों पर ये हंगामा हो जाएगा। ये इनको पता था, ये इन्होंने नहीं किया। और ये केंद्र सरकार और ये जो है मिलने बांट के ऐसे जनता को बावला ना बनाए और ये कह देना कि जनता को जो है कोरोना के साथ रहना जीना सीखना होगा। तो सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार आपको चुना क्यों गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीना सीखना होगा? आप ये बताइए कि आप कम्युनिटी टेस्टिंग कब करेंगे? आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटलों में आईसीयू के बेड 4 गुने कैसे होंगे? आप ये बताइए कि गरीब मजदूरों को 7-7 हज़ार रुपये आप कैसे देंगे? आप ये बताइए कि उनकी नौकरियां वापस कैसे देंगे? आप ये बताइए कि क्या सबको आपने दिल्ली में राशन दे दिया? नहीं दिया। मेरे यहाँ एक टीचर ने बताया कि 17 दिन बाद उसका कूपन आया है। 17 दिन तक उस आदमी को वो टीचर खाना देता रहा, हम लोग देते रहे खाना। ये स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आने लगी है जो वहाँ फंस गए हैं, जो यहाँ से जाना चाहता है। आप किराया वसूल रहे हैं ट्रेन में। अरे मुझे ये पता तो लगना चाहिए, पेट्रोल डीजल पे आप अंधा पैसा ले रहे हो। आपने हमारी सैलरीज काट दी, एम्प्लॉइज की डीए काट दिया, एक दिन का एडवांस, एक दिन की तनख्वाह आपको दान दे दी गई। ये पैसा कहाँ जा रहा है? राज्य सरकारें कह रही है हमें केंद्र ने इतने का नहीं दिया। राघव चड्डा जी ने अभी बताया कि दिल्ली को वो कुछ भी नहीं देते, जबकि मेरे हिसाब से दिल्ली से 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू जाता है केंद्र को। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। आप दूसरी तरफ पूंजीपतियों ने 9 लाख करोड़ रुपया रिजर्व अपना रिजर्व करके रखा हुआ है, उनसे लेंगे नहीं। उनको 1,55,000 सारी चीजों को मिक्स नहीं करें। तो इसको सर्वगामी पहलुओं में देखना होगा। आप भी जानते हैं वो 9 लाख करोड़ या 68,500 करोड़ वो एक अलग विषय है, उस पे हम जब भी चर्चा करते हैं आपको बुलाते हैं। लेकिन कुछ जो बेसिक सवाल आपने उठाए, मैं राजीव जी के पास उन सवालों को रख देता हूं। राजीव जी, आपने बाकी चारों वक्ताओं की बात सुन ली है, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, एक तो मैं आशुतोष जी को कहना चाहूंगा कि एरोगेंस की बात ही नहीं थी। आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की गलती थी। अगर वो लोगों ने चालू किया तो उनकी जिम्मेवारी थी, बात सही है। ये जिम्मेवारी सबकी बनती है जो शासन में है, और इसमें कोई एरोगेंस का विषय नहीं था। जिसको पता नहीं, आप इतने पुराने पत्रकार रहे जो राजनीति में गए, राजनीति से एक चक्कर लगा के वापस पत्रकारिता के निकट बैठ गए हैं, तो आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि राज्य सरकारों की मांग थी, केंद्र सरकार ने छूट दी, और राज्य सरकार अगर नहीं बेचना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और ये आवश्यक है,
और ये दायित्व बनता है राज्य सरकारों का कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और आने वाले दिनों में एक तर्क लाया जा रहा है कि बहुत सारे संकट उत्पन्न होने जा रहे हैं, लेकिन ये सभी संकटें उस समय भी विमर्श में आया था। राज्य और केंद्र के मुख्यमंत्रियों ने, जब केंद्र की सरकार ने विमर्श किया था कि ये सब संकट आने वाले हैं, उसके बाद भी ये तय हुआ इन संकटों के बाद भी हम 40 दिनों तक या 50 दिनों तक भारत की गतिविधि को रोक के रखेंगे और फेज वाइज इसको खोलेंगे। जब ये फेज वाइज खोलने का प्रक्रिया शुरू हुआ है तो इसके ऑपरेशंस भी साथ साथ आएंगे। अब जैसे आशुतोष जी ने कहा, इसको बढ़ाना चाहिए। कहीं हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 40 दिन जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी वो घट करके, आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या है। राज्यों को भी पैसा दिया जाना है, सेंट्रल जीएसटी का भी पैसा जाना है, राज्यों को भी अपना टैक्स कलेक्शन, सिर्फ जीएसटी के पैसे से राज्य सरकारें नहीं चलती थी, उनका अपना भी कलेक्शन डाउन है। तो एक अप्रत्याशित सी स्थिति हर सेक्टर में पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न हो गई है और आने वाले दिनों में स्थिति बदतर होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अब हमें आरोप लगा देना बड़ा आसान था। पहले तो हम लोग ये चर्चा करते रहे कि जान बचानी आवश्यक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा पहले जान बचाएंगे, इकोनॉमी तो हम लोग देख लेंगे। अब जो लोग शासन में हैं, कुर्सी पर हैं, उनको देखना है कि किस तरह से कोरोना की लड़ाई से हम बाहर भी निकले, जीते भी। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे एक मित्र इसमें कह रहे थे कि पिछले 40 दिन में देश ने मोटे तौर से अपने आप को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। चाहे वो टेस्टिंग किट्स का मामला हो, प्रोटेक्शन का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, होटल में हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स का हो, और जो प्रक्रिया करना है, और उसके बाद टेस्टिंग किट्स का जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इसकी तैयारी मोटे तौर से पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। हम इस लड़ाई को लड़ने की स्थिति है। एक छोटे छोटे बैटल्स थे जिसको हम लोग को युद्ध तो पूरा भी जीतना है, और आने वाले दिनों में हर चर्चा जहां हम बैठेंगे वहां सरकार के पक्ष के लोगों को कठिनाई होगी, क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों का उत्तर देना होगा। अब अगर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद चीजें खुल रही हैं, सर आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं उस दिन आजादपुर मंडी से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं। वहां से सब्जी किस किस घर में गई होगी, वो सैनिटाइज होके गई नहीं गई, वो लोग टेस्टिंग के दायरे में हैं कि नहीं है, उन लोगों को क्वारंटीन करके रखा जा सकेगा कि नहीं रखा जा सकेगा, सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुधीर जी, अब सुधीर जी सर, सुधीर जी दूसरी जगह चर्चा इस विषय से ले मैं रोहित से हमारे मित्रों ने भी रोहित जी मैं सिर्फ एक विषय रखना चाहता हूं। एक तरफ हम लोगों ने इसी पैनल्स में, आपके पैनल्स पर आके कहा कि हमें लॉकडाउन की जरूरत है, और इसके बाद की परिस्थितियों में हमें इस दिशा में मूव करना है कि लॉकडाउन हमें खोलना है, क्योंकि देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है अर्थव्यवस्था की, जिस प्रकार से लोगों के आमदनी कम हो रही है, जिस प्रकार से फैक्ट्रियों का सप्लाई चेन टूटा है, मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई चेन टूटा है, इससे कोरोना से भी बड़ी बीमारी फैल सकती है, वो भूखमरी का फैल सकता है। सरकारें इस बात से अवगत है, और अब हमें डिबेट इस बात को आगे लेके चलना होगा। अगर आप ये मन बना चुके हैं कि हमें लॉकडाउन की स्थिति में रहना है, तो अब कोई तैयार नहीं है। लोग जानते हैं कि पेट का भूख और किसी नहीं, मैं आपकी बात आशुतोष से, जिसको हमें लड़के निकलना है, आपकी बात दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हमें हर काम करते हुए, क्योंकि आप पूरे दुनिया में देखेंगे भारत ने और भारत के देश के लोगों करते ना, कोई रोक नहीं रहा है करने से। हम आपको शराब की दुकान खोलने से भी नहीं रोक रहे हैं। आपकी प्लानिंग ठीक। हमारा सवाल आशुतोष जी, शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से, हमारा सवाल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से, हमारा सवाल सब्जी वालों को कोरोना हो जाने से, जिससे घर घर तक बीमारी पहुंच जाएगी। वो सैनिटाइजेशन, वो क्वारंटाइजेशन, वो पूरी प्रक्रिया जहां सही है। लोग शराब की दुकानों पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसमें पुलिस की व्यवस्था, वो किसकी जिम्मेदारी है आशुतोष? आप लोगों से कहेंगे कि पड़ोसी को खाना खिला दो, अगल बगल कोई गरीब रहता है उसको खाना खिला दो, कोई अपने घर जाना चाहता हो उसको पैसा दे दो, पीएम केयर्स फंड में पैसा दे दो, आम आदमी की सैलरी भी काट लेंगे, वो फिर भी करता रहेगा। लेकिन सरकार भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी? आशुतोष नहीं, रोहित देखिए, जो बात अभी रूडी जी कर रहे थे और अजय आलोक जी कर रहे थे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने का न मेरा कभी मकसद होता है, न मैं किसी की बात व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं, लेकिन सरकारों में एक एरोगेंस होता है, और उसको मैंने अंडरलाइन किया है। दो चीजें समझनी चाहिए। पहली बात यह कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन करने का फैसला किया, तो उसके पीछे एक तर्क था। तर्क यह था कि कोरोना वायरस का कोई तोड़ नहीं है, और यह फैलता बहुत तेजी से, इसलिए इसको हम रोक सकते हैं, और रोकने के लिए हमने लॉकडाउन किया था। क्या आज वो परिस्थितियां जो पहले थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था, क्या वो परिस्थितियां, क्या वो कंडीशंस खत्म हो गई हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं खत्म हुई, बल्कि पिछले 4 दिन के अगर आप आंकड़े देख लीजिए, तो जो 25% जो इन्फेक्शन फैला है, वो इन्फेक्शन पिछले 4 दिनों के अंदर फैला है। पहले 100, 200, 400 हो रहे थे, पिछले 4 दिनों का अगर आप आंकड़ा लें तो 2500, 2600, 2700,
संक्रमण की स्थिति बढ़ रही, इसका मतलब संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जब परिस्थितियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, वैसी स्थिति में अगर आप इस तरीके की लापरवाही करेंगे, तो मेरा कहना यह कि सरकारों को किसी भी तरीके की छूट देने के पहले क्या होमवर्क किया या होमवर्क नहीं किया, डिटेलिंग की या डिटेलिंग नहीं की, क्या इस बात का आकलन सरकार के स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर हुआ कि जब आप शराब की दुकान खोलेंगे तो वहां पागलों की तरीके से भीड़ इकट्ठा होगी और उस भीड़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे उसको टैकल करेंगे। अगर अभी राघव चड्ढा कह रहे थे कि पुलिस का काम है, मैं कहता हूं वहां का एसडीएम क्या कर रहा, अगर एक एसडीएम को अगर आप टाइट कर दीजिए तो मैं मान नहीं सकता हूं कि उस इलाके के अंदर शराब की दुकान, अगर कोई शराब वाला बेचने वाला अगर नहीं मानता है, अगर उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि भाई होमवर्क करो, उसके बाद आप खोलो ना। ठीक है राघव चड्ढा, आपको इंश्योर करना है लोगों की जिंदगी। राघव चड्ढा, आप जो भी जस्टिफिकेशन दें कि केंद्र सरकार ने कहा, उन्होंने जो छूट दी हमने कर दी, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन 3.0 में कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन दे रही है। उनको यह लग रहा है कि आप लोग कहीं चीजें गड़बड़ा ना देंगे आगे। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र ने काम तो वही कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम एक टीम है, एक टीम की तरह लड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इतने वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने राजनीति में हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस प्रकार की झूठी बात यदि आपके चैनल पे कहें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, या उन्होंने कुछ अपना होमवर्क ही नहीं किया। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कृपया कर राघव, उसके पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जाना पड़ेगा एक बार वहां, क्या कह रहे हैं सुनना पड़ेगा। डेंगू के 16,000 केस हुए थे, 60 ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था आपने। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां लोगों ने इनका ख्याल रखा वहां पे लोग बच गए। और तीसरी चीज अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पर भरोसा है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे।
कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे। कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के, सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते। अब तो अपने को खोलना चाहिए, तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा। आप तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर पालन नहीं हुआ, जैसी हालात आज देखे हैं वैसे हालात दिखे, तो हमें इलाके को सील करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राघव चड्ढा, यही बात तो हम भी कह रहे हैं इतनी देर से कि सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, शराब के बिना दुकान कैसे चलेगी सरकार की? नहीं, देखिए, ये तो रोहित जी आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो लॉकडाउन है वो कोई अंतहीन नहीं चल सकता, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। लॉकडाउन केवल उतने ही समय के लिए लागू किया जाता है कि अस्पताल और सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, कि हालात अगर खराब भी होते हैं, कोरोना का प्रकोप और भारी होता है, तो हम लोग उस प्रकोप को सहने की शक्ति दिखाएं, इतनी व्यवस्था बनाएं। आज लॉकडाउन से निकलने के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। केवल सरकार, प्रशासन, पुलिस नहीं, जनता को भी साथ आकर जनता तो आ रही है के कानून का पालन करके। से और कितना सब्र चाहते हैं बताइए? वो जनता आपके कहने से 40 दिन घर बैठी रही, आपने कहा नहीं अभी 15 दिन और बैठो, जनता ने कहा ठीक है साहब हम बैठ जाते हैं। लेकिन उसकी आंख के सामने अगर ऐसे मजाक उड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उनका सब्र भी तो जवाब देगा ना। देखिए, मजाक भी तो जनता ही, देखिए मजाक में भी जो लोग आप जिसको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, अगर कानून का पालन नहीं हुआ, उसमें से भी हमारे उसका पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? उन्होंने किया, मेरी है, रूडी जी की है, आशुतोष की है, आपकी है, अजय आलोक की है, किसकी है? नहीं, अगर आप कानूनी जवाब मांगे तो केंद्र सरकार की है। दिल्ली में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के बहुत बढ़िया सर, आप खोल दें और कहें जाओ दिल्ली पुलिस वालों तुम देखो, हमने तो खोल दिया। लेकिन नैतिक, और फिर ये भी कहें कि हम सब साथ चल रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये कैसा साथ है सर? मेरी बात में रोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं इतनी देर से शांतिपूर्वक सुन रहा हूं आपकी बातें, मुझे बोलने तो दे। केजरीवाल जी को भी तो सुन रहे थे शांति से, जरा 20 वो भी तो आप ही की पार्टी के मुखिया हैं सर। नहीं, बिल्कुल है, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं। जरा मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। ठीक, 30 सेकंड। जहां हम बड़ी स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे वो शराब की दुकान के बाहर भीड़ हो, किताब खरीदने की दुकान के बाहर भीड़ हो, आपका चैनल सुबह से दिखा रहा है कि मानेसर के अंदर हजारों मजदूर अपने पंजीकरण कराने के लिए घरों से बाहर निकले, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सूरत के अंदर प्रवासी जितने थे जो राघव जी 6 बजे मानेसर, सूरत, जहां जहां वो धज्जियां उड़ी, उस पर भी डिबेट करेंगे, उस सवाल को भी उठाएंगे। लेकिन उसमें इसको मत दबाने की कोशिश कीजिए कि जो दिल्ली में हो रहा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य मंत्री का नाम लो तो आप कह देते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ दिल्ली के अंदर? जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, वहां शराब की दुकान बंद करा दी। हमारी सरकार ने तो बंद कराई ना। आज ईस्ट दिल्ली के अंदर तमाम दुकानें बंद हो गई, क्योंकि दुकान खुलने से
आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हजारों लोगों की लाइन लग गई। जब प्रशासन ने देखा कि लाइनें इतनी बड़ी हो गई हैं, भीड़ बेकाबू हो रही है, दुकान को बंद कर दिया। अब आप हमारी ये बात सुनिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने और हमने मिलकर सुनिश्चित करनी है और समाज के हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब हमने ऑड इवन कानून को लागू किया था दिल्ली में, यदि दिल्ली वाले ऑड इवन के कानून का पालन ना करते और उसकी धज्जियां उड़ाते तो दिल्ली सरकार या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अकेले ऑड इवन का पालन नहीं करा सकती थी। एप्पल ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस तुलना का ये नियम होता है। मुझे लगता है आप भी उस बात को अच्छे से जानते हैं। हमको मिलकर सोशल सर वो बात आपकी सारी ठीक है। और जो राजस्व की बात कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए रोहित जी कि हर महीने, अप्रैल के महीने में हर साल दिल्ली सरकार की आमदनी 3500 करोड़ रुपए होती है। इस साल हमें 300 करोड़ रुपए भी आमदनी में नहीं आया। ठीक है, आज डॉक्टरों इसलिए आपने कहा कि शराब की दुकान खोल देते हैं, चलो कुछ तो आएगा जेब में। ठीक सर, मान लिया आपकी मजबूरी, मान लिया आपकी मजबूरी रूडी जी। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं चलने से पहले, एक सवाल रूडी जी आपसे। सर कपड़े की दुकान की तुलना, असेंशियल कमोडिटी की तुलना अगर आप शराब से करते हैं तो सर आप धन्य, मेरा नमन है आपको। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। मेरा नमन है सर आपको, अगर आप उसको असेंशियल कमोडिटी मानते हैं तो मेरा नमन है सर आपको। भीड़ लग जाए तो राशन की दुकान बंद कर दें। सर राशन और शराब में अंतर होता है, आप इस बात को जानते हैं, फिर भी आप तोलना चाहते हैं, तोल लीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। आपको अधिकार है सर, आप तोल सकते हैं, आप सरकार है, आप सरकार है। राशन की दुकान पे शराब भी बेच लीजिए सर, मैं नहीं रोक पाऊंगा आपको। लेकिन मेरा सवाल राजीव प्रताप रूडी जी ये है कि ऐसी परिस्थिति, सर आपकी सरकार तो टैक्स सेवी सरकार है, ऐप बना देती है तुरंत किसी किसी चीज के लिए। सर ऐप बनवा दीजिए ना, होम डिलीवरी करा दीजिए जिन लोगों को चाहिए, उनका एड्रेस लीजिए, उनके नाम पते लीजिए, उनसे पेमेंट लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी नहीं उड़ेंगी। जिनको शराब पीनी उनको शराब भी मिल जाएगी। जो घर बैठे हैं लॉकडाउन में, उनको यह भी नहीं लगेगा कि हमारी मेहनत पे कोई पानी फेर सकता है। रूडी जी ये सवाल आपसे था सर। हाँ रोहित जी, ये तो आपने, हाँ ये नहीं आपने, मुझे लगता है कि आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। ये आज जो भी घटना हुई ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, इस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए थी और ये बड़ी चूक है। जो आप कह रहे हैं उस विषय पर मैं सहमत हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग उचित नहीं हुआ। खोलना नीतिगत फैसला है, सही है, नैतिक है, अनैतिक है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। बिकॉज कई सरकारें ने तो अपने नैतिकता पर ही बंद कर रखा है, चाहे गुजरात हो, बिहार की सरकार हो, वहाँ कोई संकट नहीं है, शराब की दुकान पर कोई भीड़ नहीं है। जहाँ ये संकट उत्पन्न है वहाँ, और यही नहीं है, ये आपने बहुत बढ़िया चीज प्रकाश में लाया है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आस्ते आस्ते खुलेंगी उसमें इस प्रकार का संकट, शायद आपने इस बात की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट किया है कि इस तरह की संभावनाएं आने वाले दिनों में बहुत सारे क्षेत्र में होंगे। शायद सरकार को और व्यवस्था को इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आपके इस कार्यक्रम से एक बड़ा टेक अवे हमारे लिए ये है, जो खास करके शासन में है, कि जो भी चीज अगर अनिवार्यता से खुले तो उसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था भी साथ साथ हो। शायद मुझे लगता है ये आपका सवाल बहुत ही उचित था। चलिए, कम से कम एक अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम जो शुरू हुआ था थोड़ी सी खींचतान के साथ, वो इस बात पर खत्म हो रहा है कि सरकार को यह लगता है कि हाँ ये चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल बीच में आए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि ये चिंता का विषय है और अगर बार बार ऐसा होगा तो सरकार को उन इलाकों को सील करना पड़ेगा, जो रियायतें दी जा रही हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए लोगों को भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि जीवन चलाना है पर जान के साथ साथ जहान बचाना है, तो दोनों चीजों का ख्याल भी रखना है। उसके रास्ते अब निकालने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।